प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र का द्वितीय अध्याय सोवियत संघ का विघटन तथा द्विध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया वो ख़ास तौर से यूरोप में लड़ा गया। युद्ध में इंग्लैंड व फ्रांस इनकी जीत हुई, इन गुटों की जीत हुई। युद्ध में सर्वाधिक नुकसान हुआ जर्मनी व इटली के गुटों का। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने कमज़ोर हो गए कि विश्व में महाशक्ति के रूप में नहीं उभर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्ति के रूप में उभरे वो देश खास तौर से अमेरिका व सोवियत संघ। उन्नीस सौ 1945 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ काफ़ी प्रभावशाली रहा। इस समय सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव चरम सीमा पर था। उन्नीस सौ 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी व्यवस्था रूस से हटी, साम्यवादी व्यवस्था का अंत हुआ और इस समय विश्व में केवल एक ही शक्ति रहे, एक ही महाशक्ति है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद सोवियत साम्यवादी व्यवस्था। ये साम्यवादी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सोवियत संघ विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। 1991 में भी सबसे बड़ा था, आज भी विश्व में सबसे बड़ा देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ। शीत युद्ध के समय विश्व के लगभग 14 कंट्री ऐसे थे जिनमें साम्यवादी व्यवस्था थी, जिनमें से 8 जो कंट्री थे वो पूर्वी यूरोप के थे। ये सभी गुट सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, ये सभी देश। 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो कोई जो है शीत युद्ध का जो अंत के बाद एक जो उसका विघटन हुआ, कोई वो आकस्मिक घटना नहीं थी। सोवियत संघ के विघटन में साम्यवादी गुट तथा द्वितीय विश्व युद्ध के विघटन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सोवियत संघ की पूर्व जो व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। हम अध्ययन करेंगे। अब सोवियत संघ का विकास। 1917 में जो सोवियत संघ में क्रांति हुई, वो जो क्रांति जो प्रभावित थी वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित थी। ये जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा की विपरीत विचारधारा है। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का गठन साम्यवादी दल के एकाधिकार के सिद्धांत के आधार पर किया गया। मीन्स
किसी भी दूसरी जो पार्टी है उसका गठन सोवियत संघ में नहीं हो सकता। और इस विचारधारा के अंतर्गत जो राज्य के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उस पूरी प्रॉपर्टी पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। इसमें निजी लाभ की प्रेरणा से काम करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी व्यवस्था के अंतर्गत सोवियत संघ ने आर्थिक व वैज्ञानिक प्रगति हासिल की। विश्व युद्ध में के बाद जहां यूरोपीय शक्तियों का पतन हुआ, वहीं सोवियत संघ ने अपने जो विपुल संसाधन है सोवियत संघ के पास में, उनसे उसने अपना जो है उद्योगों का विकास किया। सोवियत संघ के पास जो उत्पादन के जो साधन हैं उनमें तेल काफ़ी हैं, सोवियत संघ के पास गैस के भी भंडार हैं। सोवियत संघ ने अपनी इन संसाधनों का प्रयोग किया और हर छोटी से लेकर बड़ी मशीनरी तक सोवियत संघ में बनने लगी। धीरे धीरे सोवियत संघ अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। अब सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो अधिनायकवादी व्यवस्था थी। इसमें जो व्यवस्था थी उसमें प्रजातंत्र का हमें काफ़ी कम रूप दिखाई देता है। नागरिकों को आज़ादी बहुत कम थी। सभी राजनीतिक संस्थाएं थीं, उन पर साम्यवादी दल का नियंत्रण था। साम्यवादी दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो सोवियत संघ बना वो 15 गणतंत्रों से मिलकर बना था, लेकिन साम्यवादी जो दल थे, साम्यवादी जो पार्टी थी वहाँ की, वो इन गणराज्यों के प्रति भी उत्तरदायी नहीं थी। इन्हीं परिणामों के कारण जनता घुटन महसूस करने लगी सोवियत संघ। अब सोवियत संघ का विकास जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसका नेतृत्व हम पढ़ ही रहे हैं कि सोवियत संघ ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना राजनीतिक व सैनिक नियंत्रण स्थापित किया, जिन्हें उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन व इटली के फांसीवादी नियंत्रण से मुक्त कराया था। युद्ध के बाद सोवियत संघ की सेनाओं ने बर्लिन तथा पूरी यूरोप पर अपना अधिकार कर रखा था। इन देशों की जनता भी जर्मन नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए कारण सोवियत संघ के प्रति सहानुभूति रखती थी। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1945 में पोलैंड में रोमानिया में सोवियत जो समर्थित साम्यवादी दल था उसका गठन हुआ। 1946 में उस दल ने चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल, बहुत बड़ा जो है बहुमत उसने हासिल। 1946 में बुल्गारिया में,
1947 में हंगरी में, इसके बाद यूगोस्लाविया में, चेकोस्लाविया में, 1947 में अल्बानिया में। इन सभी देशों में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई, साम्यवादी जो है सरकारों की स्थापना हुई। 7 अक्टूबर 1949 को पूर्वी जर्मनी में सोवियत मॉडल का संविधान लागू किया गया तथा पूर्वी जर्मनी एक साम्यवादी देश बन गया। अब सोवियत संघ का जो नेतृत्व किया, उनके जो प्रमुख नेता थे उनमें व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई। रूस में जो क्रांति हुई 1917 में, उसका लेनिन ने नेतृत्व किया था। इसके बाद हम जो स्टालिन को जानते हैं, 1953 1879 से लेकर 1953 तक स्टालिन का रहा। तो सोवियत संघ की जो साम्यवादी जो विचारधारा थी, उसका जो नेतृत्व करने वाले जो मुख्य जो नेता हुए, उनमें सबसे पहले लेनिन। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व लेनिन ने ही किया था। कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी जो विचारधारा थी, वो वास्तव में व्यवहारिक रूप देने वाले वो विश्व के पहले नेता थे। इसके बाद जोसेफ स्टालिन। लेनिन के बाद सोवियत संघ का जो नेतृत्व आधुनिक राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का पुनर्निर्माण, वहाँ की जो आर्थिक व कृषि में का विकास करना, आर्थिक क्षेत्रों में कृषि का विकास करना। सोवियत संघ के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व 1930 के घटक के ग्रेट एरर के लिए उत्तरदायी थे। वो तानाशाही शासन शैली को उन्होंने बढ़ावा दिया और साम्यवादी पार्टी के जो आंतरिक विरोधी थे उनका सफाया करना, ये लेनिन का प्रमुख कार्य था। निकिता क्रुश्चेव हमने पढ़ा 1962 का, इससे जो पहला लेसन था शीत युद्ध का दौर, उसमें निकिता क्रुश्चेव के बारे में पढ़ा था। तो निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व क्रुश्चेव ने किया। इन्होंने तानाशाही जो शैली थी रूस में, उसका विरोध किया। 1956 में उदारवादी सुधारों का आरंभ इनके द्वारा हुआ। अमेरिका व पूंजीवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का नीति का उन्होंने समर्थन किया और क्यूबा मिसाइल के समय एक समझौतावादी रुख का उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके बाद जो आता है नाम लियोनिड ब्रेजनेव, 1964 से लेकर 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। एशियाई सुरक्षा प्रणाली का प्रस्ताव उन्होंने दिया। तनाव शिथिल काल में अमेरिका के साथ सहयोग। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में लोकतांत्रिक विद्रोह का दमन किया और 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप उन्होंने। मिखाइल गोर्बाचोव। उसके बाद 1985 से लेकर 1991 तक जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विभाजन हुआ,
तब तक मिखाइल गोर्बाचोव रहे। मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब सोवियत संघ का विघटन। शीतयुद्ध काल में सोवियत संघ ने अमेरिका की तुलना में लगभग समान सैनिक क्षमता अर्जित कर ली थी, लेकिन इसके लिए उसे भारी विकास की भारी जो है कीमत अदा करनी पड़ी। सोवियत संघ ने जो विकास में जो पैसा लगना चाहिए था वो सेना में पैसा खर्च किया, जिससे वहाँ की जो आधारभूत सुविधाएं थीं उन सुविधाओं में कमी हुई, जिससे अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की कमज़ोर होने लगी। सोवियत संघ में खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात प्रतिवर्ष बढ़ता रहा। परिणाम स्वरूप स्थिति कमज़ोर होती रही। 1970 के अंत तक सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगाने लगी। इससे जो विकास था उसमें जनता उसमें विकास में जड़ता के लक्षण हमें दिखाई देने को लगे। लोकतंत्र के अभाव में आर्थिक समस्याएं विस्फोटक रूप धारण करने लगी। अब मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका। सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन के लिए सबसे जो उत्तरदायी माना जाता है वो मिखाइल गोर्बाचोव को माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ की जो पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, उसके महासचिव बने तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति। जिसमें राष्ट्रपति बने, वहाँ की अर्थव्यवस्था उस समय कमज़ोर थी काफ़ी, गणराज्यों में पहले से असंतोष था। फिर बाकी जो कसर थी विघटन में वो गोर्बाचोव की नीतियों ने पूरी कर दी। गोर्बाचोव आंतरिक नीतियों व देश की विदेश नीति में काफ़ी सुधार चाहते थे। उन्होंने उन्हें लागू किया, जिसका परिणाम सोवियत संघ के विघटन के रूप में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गोर्बाचोव ने आंतरिक सुधार क्या किए देश में। आंतरिक सुधारों के लिए गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्राइका तथा ग्लासnost की नीतियों को लागू किया। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेस्ट्राइका का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नए निर्माण। इसके अंतर्गत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में राज्य के नियंत्रण में कमी लाई गई। राज्य का जो नियंत्रण था उसमें कमी हुई तथा उदारवादी सुधारों को लागू किया गया। इसमें औद्योगिक व प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया तथा अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया गया। जो सरकार का जो कंट्रोल था उस कंट्रोल में वो समाप्त किया गया। दूसरा है ग्लासnost। इसका अर्थ होता है खुलापन। इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधारों से। इसके अंतर्गत जो मीडिया पर सेंसरशिप लागू थी उसे समाप्त किया गया। जनता को नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता देने की बात कही गई। सोवियत संघ में जनता ने भी इन लोकतांत्रिक सुधारों का समर्थन किया, क्योंकि वो पुरानी जो साम्यवादी व्यवस्था थी उससे छुटकारा चाहते थे। लेकिन जो सुधार थे वो विवाद के कारण बन गए। जनता अधिक से अधिक लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रही थी,
जबकि पार्टी के कुछ सीनियर लीडर थे वो ज़्यादा सुधार देने के पक्ष में नहीं थे। साम्यवादी के पार्टी का एक जो समूह था उसने 1991 में गोरबाचोव के विरुद्ध एक विद्रोह किया, लेकिन वो विद्रोह सफल नहीं है। उस समय बोरिस येल्त्सिन उन्होंने इस विद्रोह का विरोध किया तथा लोकतांत्रिक जो सुधार थे उसका समर्थन किया। जिससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी और गोरबाचोव के बाद वो रूस के अगले राष्ट्रपति बने। अब हम देखते हैं इसके बाद सोवियत संघ में शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी जो शब्द है वो चिकित्सा से संबंधित है। जो व्यक्ति जो पागल हो जाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, तो उसे डॉक्टर सही करने के लिए शॉक थेरेपी देते हैं। रूस के संबंध में शॉक थेरेपी का जो अर्थ है वो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक तीव्र परिवर्तन, जिसकी सोवियत नागरिकों ने कल्पना नहीं की थी। इस शॉक थेरेपी के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अब शॉक जो थेरेपी थी उसके 3 रूप हमें जो दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो है उन रूपों में आर्थिक बदलाव। हालांकि सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में थी। निजी संपत्ति का अभाव था। निजी संपत्ति व्यक्ति के पास नहीं थी, व्यक्ति नहीं रख सकते थे। इसके स्थान पर सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में निजी संपत्ति को मान्यता दे दी गई। अर्थव्यवस्था में जो सरकारी नियंत्रण था उन्हें हटाकर निजी क्षेत्र में निजी नियंत्रण में लाया गया। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और एक बहुत ही कठिन कार्य था। बोरिस येल्त्सिन के कार्यकाल में जब अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया गया तो नौकरशाहों व राजनेताओं ने सरकारी नियंत्रण के क्षेत्रों व उद्योगों व कारखानों को खरीदने का काम किया, लेकिन फिर भी कुशल प्रबंधन के अभाव में इन उद्योगों का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं हो सका। 1990 के समय में रूस में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक बढ़ गई तथा 2000 तक रूस के ऊपर विदेशी कर्ज जो था वो बढ़कर 160 अरब डॉलर हो गया। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि उद्योगों में जो काम करने वाले मजदूर थे, कर्मचारी थे, डॉक्टर थे, उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ। तब इन वर्गों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इन्होंने किया। अब राजनीति क्षेत्र में क्या बदलाव हुए? शॉक थेरेपी का दूसरा जो रूप है राजनीतिक व लोकतांत्रिक बदलाव। राजनीतिक व्यवस्था में सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी के अतिरिक्त किसी भी पार्टी जो थी, कोई भी पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी। इसके स्थान पर बहुदलीय प्रणाली को लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक चुनौती बड़ा कार्य था स्थापना करना उसका। 1993 में येल्त्सिन ने रूस में आपातकाल की घोषणा की तथा रूस की संसद को भंग करने की चेतावनी दी। अगले वर्ष 1994 में चेचेनिया रूस का जो प्रांत था उसमें विद्रोह की आग निकल पड़ी। चेचेनिया के निवासी रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाए जाने की मांग करने लगे। 1995 में रूस में संसद के चुनाव हुए, जिसमें 450
सीटों के चुनाव के लिए 43 जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भाग लिया। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। रूस की जो साम्यवादी पार्टी थी उसने सबसे ज़्यादा सीटें 157 सीटें जीती। एक दलीय प्रभुत्व वाली राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पर केवल एक ही दल हुआ करता था, वहाँ पर जो है 43 पार्टी जो है चुनाव में लड़ी। 31 दिसंबर 1999 को बोरिस येल्सिन जो रूस के राष्ट्रपति थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे व्लादिमीर पुतिन, वो रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त थे। आज भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। जब 2000 में रूस में आम चुनाव संपन्न हुए तो पुतिन को विधिवत राष्ट्रपति चुना गया। इसी के साथ रूस की राजनीतिक प्रक्रिया में साम्यवादी दल जो पार्टी थी उसका प्रभाव में कम दिखने को लगा। इन चुनावों में साम्यवादी दल को केवल 30% वोट मिले, जबकि पुतिन को 57% वोट मिले। इससे रूस में साम्यवादी को वापस आने की संभावना लगभग समाप्त हो गई। पुतिन ने अपने अगले कार्यकाल में चेचेनिया के जो विद्रोही थे उन्हें निपटने का काम किया तथा विद्रोह को दबाने में वो सफल रहे। दूसरी और अर्थव्यवस्था थी, उसे पटरी पर लाने का उन्होंने प्रयास किया। वर्ष 2000 में जो तेल और गैस की जो कीमतें बढ़ रही थी उसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, क्योंकि रूस में तेल और गैस के प्रचुर भंडार, जिससे जो उद्योग धंधे थे उनमें भी सुधार हुआ और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी। अब सामाजिक क्षेत्र में जो रूस ने क्या बदलाव हुए, तो सोवियत संघ पहला देश है जिसने नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त था। सोवियत संघ इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क सामाजिक व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध थी। जनता को बुढ़ापे और बीमारियों में मुफ्त जो है सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार था। जब सोवियत संघ में बदलाव की जो लहर आई उसमें सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं निष्प्रभावी हो गईं तथा गरीबों की संख्या बढ़ने लगी। आर्थिक निजीकरण की नीतियों के चलते रूस में गरीबों और अमीरों के बीच में जो है खाई बढ़ी। नए रूस के मध्यम वर्ग का अभाव था जो समाज के संतुलन के लिए स्थापित कर सकता था। ये हमें शॉक थेरेपी के प्रमुख रूप दिखाई देते। अब सोवियत गणराज्यों में असंतोष, सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनमें 1988 से लेकर 1990 के बीच में असंतोष पैदा हुआ। फलस्वरूप रूस के जो 15 गणराज्य थे वो रूस से अलग हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की 15 गणराज्यों ने, जिनमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस ये प्रमुख। अब गोर्बाचोव की विदेश नीति में बदलाव। गोर्बाचोव ने रूस की विदेश नीति में बदलाव करते हुए अमेरिका तथा पश्चिमी जो देश थे उनके साथ संबंध अपने सुधारने का प्रयास किया, संबंध सुधारने की नीति अपनाई। इसी क्रम में 1985 से लेकर 1988 के बीच में अमेरिका जो राष्ट्रपति थे रीगन तथा गोर्बाचोव के बीच 5 बैठकें हुई। इन शिखर वार्ताओं का परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों में सहयोग का एक नया क्रम शुरू हुआ। इन दोनों नेताओं ने 1987 में आणविक शस्त्रों को कम करने के लिए INF संधि पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दोनों ने सहयोग को आगे बढ़ाया, जिससे शीत युद्ध के समय जो चली आ रही जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास हुआ। रूस की इस बदली हुई विदेश नीति का परिणाम यह हुआ कि साम्यवादी जो गुट थे कि पूर्वी यूरोपीय देशों ने ऊपर सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं इन देशों की जनता ने साम्यवादी सरकारों के विरुद्ध लोकतांत्रिक सुधारों हेतु मांग प्रदर्शन किए। पूर्वी यूरोप की जनता का जीवन स्तर पश्चिमी यूरोप की तुलना में कम था।
इसका कारण इन सुधारों में नियंत्रित अर्थव्यवस्था तथा अधिनायकवादी शासन को माना जाता है। परिणाम स्वरूप जो हुआ, पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक सुधारों में तेजी आई। 1989 में हमें देखने को मिलता है इसी क्रम में कि बर्लिन की दीवार टूटी। 1990 में पूर्वी तथा पश्चिमी जो जर्मनी थे उसके एकीकरण हुआ। गोर्बाचोव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के घटनाक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं इन सुधारों के समर्थक थे। परिणाम स्वरूप यूरोप, जो पूर्वी यूरोप था के देशों जैसे एक के बाद एक साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो उनका पतन हो। अब सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण वो हम आगे अध्ययन करेंगे।